फिक्र आपकी की शुरुआत दो खास तस्वीरें और दो बड़ी फिक्र के साथ है। एक तरफ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की है तस्वीर, तो दूसरी तस्वीर है भारत से 7500 किलोमीटर दूर ब्रिटेन की। और दोनों ही देशों में मची उथल पुथल के पीछे एक ही विलेन, और वो है पाकिस्तान। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, पूरे देश में विद्रोह हुआ। हिंसा के बीच पीएम शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट में मुल्क छोड़ना पड़ा। वो अपना वीडियो मैसेज तक नहीं दे पाई। और आज हम सबूतों के साथ खुलासा करेंगे कि वहां तख्ता पलट की साजिश पाकिस्तान ने कैसे रची। अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रैटेजी, यानी काफी लंबे से समय से स्ट्रैटेजी चल रही थी। वहां सब कुछ हो रहा है जमात इस्लामी के सौजन्य से। दूसरी तस्वीर ब्रिटेन की है, जहां के बिगड़े हुए हालात के पीछे कट्टरपंथियों का हाथ माना जा रहा है। इन दोनों ही लोकेशंस पर अस्थिरता का स्क्रिप्ट राइटर पाकिस्तान और उसके शुभचिंतक हैं। सबसे पहले फिक्र बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। शेख हसीना सरकार के खिलाफ उठी विद्रोह की चिंगारियों से पूरा मुल्क सुलग रहा है, लेकिन आरक्षण के नाम पर फैली इस आग में वहां के अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर आ चुके हैं। क्यों? उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ क्यों की जा रही? हिंसक भीड़ के जरिए उन्हें डराया धमकाया क्यों जा रहा है? बांग्लादेश में एक के बाद एक कई हिंदू मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? शेख हसीना सरकार के आरक्षण वाले फैसले से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं का क्या लेना देना है? और ये सारे सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वहां पर कोई ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं को स्पेशल फेवर्स किए गए। इस बार की संसद में 12 हिंदू एमपी थे, पिछले बार की संसद में 16 हिंदू एमपी थे। इस बार जो कुछ भी हुआ है, 2 हिंदू काउंसलर्स मार दिए गए। ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं को फेवरेटिज्म किया जा रहा है। आबादी हिंदुओं की लगातार कम होती जा रही है। लेकिन इस समय बांग्लादेश की यही कड़वी सच्चाई है। ढाका से लेकर नोआखाली तक एक भी हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में कितने हिंदुओं के जीवन पर इस वक्त संकट है? आंकड़ा देखिए, 1 करोड़ 31 लाख, 1 करोड़ 31 लाख यानी 8.9% हिंदू इस वक्त बांग्लादेश में अपने ही घरों में जान बचाने के लिए कोने कोने में छिपने को मजबूर हैं, मंदिरों से भागने पर मजबूर हैं, दुकानें बंद करके मासूम बच्चों तक को छिपाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि बांग्लादेशी हिंदुओं को वहां की कट्टरपंथी ताकतें जानबूझकर टारगेट कर रही हैं। यानी छात्र आंदोलन की आड़ में हिंदुओं को टारगेट भी किया जा रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी कट्टरपंथी ताकतों का बस एक ही मकसद है, बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बना देना। पाकिस्तान में 1947 से अब तक अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बेहिसाब अत्याचार हुए हैं। अब नया देश बांग्लादेश नहीं बना। जब नया देश बांग्लादेश नहीं बना था, पूर्वी पाकिस्तान था, उस समय भी हालात हिंदुओं के पक्ष में नहीं थे। 1971 में जब बांग्लादेश बना, तब से लेकर अब तक वहां हिंदुओं पर लगातार जुल्म हो रहे हैं। लेकिन शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद यह सिलसिला तेज हुआ है। इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। बीते 24 घंटे में बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है। 27 जिले। ढाका में उपद्रवियों ने इस्कॉन मंदिर को जला दिया है। ढाका में मां काली मंदिर को तहस नहस कर दिया गया। शहर शहर हिंदू मंदिरों और हिंदू नेताओं पर हमले हो रहे हैं। 2 हिंदू पार्षदों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट हो रही है। बांग्लादेश के कानूनी जानकारों ने सेना से मदद मांगी है। सेना ने अल्पसंख्यकों के लिए कई टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। अलग अलग इलाकों में सेना के कई मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के पर्सनल नंबर शेयर किए गए हैं। दंगे की स्थिति में उन्हें सीधे फोन करने की अपील की जा रही है। लेकिन जब सेना ही आंदोलनकारियों के साथ मिलकर देश जला रही हो, तख्ता पलट में बराबर की हिस्सेदार दिख रही हो, तब ऐसे में बांग्लादेश के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वकार उस जमा से वहां के पीड़ित हिंदू क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो जनरल जो कि अभी अभी सत्ता में आए, जो कि अभी अभी कुछ महीने पहले ही जनरल बने, उन्होंने आते ही तख्ता पलट कर दिया। उनसे क्या उम्मीद की जाएगी? कहा जा रहा है कि पुलिस के पास गोलियां नहीं है वहां पर, और जनरल जो है उनके पास इंटेंट नहीं है। क्या होगा? अब हम आपको एक एक करके हिंदुओं और मंदिरों पर हुए हमले के कुछ वीडियो दिखाते हैं। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, झकझोर सकती हैं। आप इनको देखिए और वहां के हालात समझिए। आक्रोशित ना हो, लेकिन हां,
कोशिश करें कि किसी भी तरह से इन लोगों की मदद कर पाए। पहली तस्वीर बांग्लादेश के मेहरपुर से। यहां इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, मूर्तियों को खंडित किया गया, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिर में आग लगा दी गई। हिंसा के वक्त वहां मौजूद 3 पुजारी और कई लोग किसी तरह जान बचाकर भागे। इस्कॉन की ओर से जारी किया गया यह वीडियो पूरी दुनिया में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की गवाही है। सवाल है कि तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या होगा। सवाल यह भी है कि जिन कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश का निर्माण करने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को नहीं छोड़ा, वो हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने वाले, हंगामा करने वाले, हिंदुओं पर हमला करने वाले ज्यादातर युवा हैं। उन लाखों युवाओं के दिमाग में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जहर भर दिया गया है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में रहने वाले 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं के लिए फिक्र और भी बड़ी हो जाती है। बांग्लादेश में इस वक्त अराजकता का माहौल है और इस अराजकता के सबसे ज्यादा शिकार वहां के अल्पसंख्यक हैं, हिंदू माइनॉरिटीज, खासकर हिंदू समाज, जिनके धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़, आगजनी की खबर आ रही है। विजुअल्स आ रहे हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। खबर है कि बीते 24 घंटे में बांग्लादेश में इस्कॉन समेत 4 हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं। इनमें से एक मां काली का मंदिर भी है। कांडीपारा जिले में आने वाले काली मंदिर में सांप्रदायिक नफरत से भरी भीड़ ने धावा बोल दिया, मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया और बाहर फेंक दिया, मंदिर का गेट नष्ट कर दिया। ये तस्वीरें इतनी हिंसक हैं कि आपको पूरी तस्वीर हम साफ साफ दिखा नहीं सकते हैं। हिंदू समुदाय की भावना का सम्मान करते हुए हमने टूटी हुई मूर्तियों की तस्वीर को ब्लर किया है, लेकिन बांग्लादेश के हालात और वहां के कट्टरपंथियों की हिम्मत को दिखाना जरूरी है। यह बताना जरूरी है कि भारत के पड़ोसी मुल्क में कैसे कट्टरपंथ की सत्ता मजबूत हो रही है और इस कट्टरपंथ के बीज पाकिस्तान ने बरसों पहले ही बोना शुरू कर दिया था। आपके मन में सवाल होगा कि पाकिस्तान आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। हम आपको बताने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए। किलानी, जिस मुल्क में अभी राशन नहीं है, बिजली के दाम बहुत ज्यादा हैं, पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा हैं, वो मुल्क एक और मुल्क में डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट कर रहा है, हम इसका जवाब देने वाले हैं। बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों पर हमले की ये कुछ वानगी है जो आप देख रहे हैं। हिंदू घरों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, इससे जुड़े कई वीडियोस भी ढाका से वायरल हो रहे हैं। आपको हम वहां के हालात पर एक वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वीडियो रिपोर्ट में आपको बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की चीख पुकार सुनाई देगी। मन को मजबूत कर लीजिए। कट्टरपंथी ताकतों से डरे सहमे हम आपको चेहरे दिखाने वाले हैं। उनकी कपकपाती जान बचाने की अपीलें झकझोर देंगी। और जब आप ये तस्वीरें देखेंगे तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि वहां ये भयानक हालात तब हैं जब अभी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की बातें सिर्फ चल रही हैं। अंतरिम सरकार का गठन नहीं हुआ है। सरकार में कौन आएगा ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। 2 ऑप्शन हैं, या तो खालिदा जिया उनको सरकार बनाने के लिए, अंतरिम सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया जाए, ये एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर आर्मी खुद ये काम करे। ये दोनों ही चीजें पहले ट्राई की जा चुकी हैं बांग्लादेश के इतिहास में। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के अध्यक्ष खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया जा चुका है। हिंदुओं के खिलाफ युवाओं के दिमाग में जहर भरने वाला ISI मोहरा जमात खालिदा जिया के साथ गठबंधन सरकार चला सकता है। तब वह हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन पहले वो तस्वीरें जो आज सोशल मीडिया पर थी, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई अब आपके सामने है। अब एक अजीब सा इत्तेफाक आपको मैं बताने वाला हूं। जमाते इस्लामी जो कट्टरपंथी विंग है वहां पर, उसका छात्र विंग जो है
क्या वजह है कि उसने उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ज्यादा लिए जहां पर हिंदू पॉपुलेशन है? बांग्लादेश में सियालत एक जगह है, वहां पे करीब 13.5-14% हिंदू पॉपुलेशन है। वहां की यूनिवर्सिटीज में इस छात्र विंग ने कई एडमिशंस लिए पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में। वहां से जो एजुकेशन है उसको तेजी से बढ़ाया गया। ये अजीब से इत्तेफाक हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक चिट्ठी लिखी है। बांग्लादेश में सिख गुरुद्वारों और मंदिरों की सुरक्षा की मांग की है। पत्र लिखकर बांग्लादेश के सामने यह मुद्दा उठाने की अपील की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार को वहां के अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार की जानकारी नहीं है। हालात पर सरकार की पूरी नजर है। हिंदुओं पर हो रहे हमले की एक एक जानकारी सरकार के पास है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में इन हमलों पर चिंता जताई है। आप उनकी पूरी बात ध्यान से सुनें। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. आप जानते हैं आज मुझे क्या याद आ रहा है? आज मुझे याद आ रहा है 1984 और 85 का दौर, 1984 और 1985। ध्यान से सुनिएगा, उसकी वजह है सूडान का सिविल वॉर। शिमोन परेज इजराइल के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक कोवर्ट ऑपरेशन मोजेस चलाया, कोवर्ट ऑपरेशन मोजेस, और 8,000 इथोपियन जूस को न जाने कैसे सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए वहां से इवैक्यूएट कराया। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इस ऑपरेशन का जिक्र क्यों किया है जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत खराब है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑपरेशन मोजेस, गूगल करिए इसके बारे में। असल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का जीवन शुरू से डर और दहशत के साए में ही बीता है। जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था तब भी वहां कट्टरपंथी हावी थे। 1971 में नया देश बनने से लेकर आज तक पाकिस्तान प्रायोजित यही कट्टरपंथ हिंदुओं के जीवन में जहर घोल रहा है। पाकिस्तान को बड़ा दर्द होता है रह रहकर कि बांग्लादेश उसके हाथ से निकल गया। अभी उसका पूरा मुल्क उसके हाथ से निकलता जा रहा है, ये उसको दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी हिंदुओं की आबादी तेजी से घटती जा रही है। पलायन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, फैक्ट्स देखिए। बांग्लादेश में 1971 में नया देश बना था। उस समय वहां हिंदुओं की आबादी करीब 20% थी। 3 साल बाद वहां के जनसंख्या के आंकड़े फिर से सामने आए। तब हिंदुओं की आबादी घटकर 13.5% हो गई। ये उस मुल्क में है जहां पर 1972 में जब शेख मुजीबुर रहमान ने कदम रखा तो सबसे पहले नाम लिया। वो पाकिस्तान की जेल में कैद थे। जब वो दिल्ली होते हुए बांग्लादेश गए तो उनके मुंह से पहला नाम रविंद्रनाथ टैगोर का आया था। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2011 में बांग्लादेश के हिंदुओं की जनसंख्या घटकर 10% रह गई। 10%, जबकि उस समय बांग्लादेश में सुन्नी मुसलमानों की जनसंख्या करीब 89% थी। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 आते आते हिंदुओं की संख्या और घटी और यह 8% के आसपास रह गई है, जबकि बांग्लादेश में सुन्नी मुसलमान बढ़कर करीब 91% हो गए हैं। पलायन की बात करें तो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1964 से लेकर 2013 के बीच बांग्लादेश में 1 करोड़ 10 लाख हिंदुओं ने देश छोड़ दिया है। हर वर्ष 2,30,000 और हर दिन 632 हिंदुओं ने बांग्लादेश से पलायन किया। मौजूदा समय की बात करें तो अभी वहां 1 करोड़ 31 लाख हिंदू बचे हैं और अब जो हिंसा हो रही है उसके बीच इस 8% के अस्तित्व पर खतरा और हमारे देश में उनकी सलामती को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। और ये उस मुल्क की बात कर रहे हैं जिसकी इकोनॉमी भारत की कई बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। जब बांग्लादेश में हालात खराब हुए तो स्टॉक मार्केट में भारत की उन इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा क्योंकि बांग्लादेश इन इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है और वहां पर यह सलूक हो रहा है।
क्या हुआ है 1947 में, 1971 में क्या हुआ, आज भी वही हो रहा है, आज भी हो रहा है। माइनॉरिटीज हिंदूज के ऊपर अत्याचार, टेम्पल के ऊपर हमला, ये हो रहा है, चुन चुन के कर रहा है। मैंने भारत सरकार से कहा कि हर संभव कदम उठाएं कि वहाँ का हिंदू और बाकी माइनॉरिटी सुरक्षित रहें, और ये भी कहा कि सीमाओं पर दोबारा से इसकी आड़ लेकर के बड़ा अतिक्रमण न हो सके, इसलिए सीमाओं को पक्का सील रखा जाए। There is no other vested interest that India has. There are some disturbing reports coming, as you know, of attacks on Hindu homes, temples, and individuals. It may calm down and stabilize in a couple of days, in which case we don't have to worry. If it doesn't, then of course there is a risk even of refugees fleeing to our country, and that would be a matter of grave concern. इस बीच आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रहे अत्याचार पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा है, यह देखना जरूरी है। बांग्लादेश एक अलग देश है। यहाँ से किसी भी स्वयंसेवी संगठन को करने की अपनी एक मर्यादा है, परंतु हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करे कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे, और हमको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। ये सरकार ने करना चाहिए। हमने सरकार को निवेदन किया है कि वो इसमें उचित कदम उठाए। एक बड़ी अजीब सी मैं आपको बात बताता हूं। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन डीसी में आप जब कई रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं तो कई बार आप उनसे पूछते हैं कि आपका कौन सा रेस्टोरेंट है, कैसा रेस्टोरेंट है, तो मालूम है वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि सर हमारे ये इंडियन रेस्टोरेंट है। और सच्चाई क्या होती है मालूम है आपको? कई बार वो किसी बांग्लादेशी का रेस्टोरेंट होता है, फर्क ही नहीं पता लगता है। तो फिर बांग्लादेश में ये फर्क क्यों पता लग रहा है? इसके लिए अमेरिका जाने की जरूरत क्या है? बांग्लादेश में बिगड़ते हालात और हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत में भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इस सिलसिले में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने TV9 से जो बातचीत की, उन्होंने बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन और हिंदुओं पर हमले से जुड़े कई सवाल पूछे। उन्होंने खुद कई सवाल पूछे हैं। आइए क्या कहते हैं वो देखते हैं। जो वहाँ अभी हालात हैं और वहाँ जो लोग काबिज हो रहे हैं, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये नोहा खाली जैसे हालात हैं। ये वहाँ की सरकार को हमको बोलना चाहिए। अभी तो सरकार नहीं, अरे कुछ भी होगा भाई, प्रधानमंत्री को जब एक चेंज आ गया तो वो बोल सकते हैं ना, ठीक है हम जो चाह रहे थे, हमारी जो हम चाहते थे उसके बरखिलाफ कोई चीज़ हो गई, ठीक है, रियलिटी ये है। मगर हमको अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये तो गलती आप हमारी भी है ना, आप नहीं तो बुलाया था अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहतरमा को, वहां पर इलेक्शन हुए, कोई अपोजिशन इलेक्शन में नहीं है। ये सब चीजें मुझे दिख रही है, मैं तो कोई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर जब मेरे जैसे आदमी को समझ में आ रहा है, भाई ये तो जानकार लोग बैठे हुए हैं जिनको तनख्वाह मिल रही है मेरे टैक्स से, उनको समझ में नहीं आ रहा था बात ये, हमको मालूम ही नहीं। वेट एंड वॉच, अभी भी वेट एंड वॉच, अभी वेट एंड वॉच होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का पाकिस्तानी मॉडल आपने देख लिया। अब यह देखिए कि कैसे बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाने की साजिश 6 वर्ष पहले रची गई थी। इस साजिश के केंद्र में बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान का सबसे बड़ा बेटा तारिक रहमान है। तारिक रहमान पर बांग्लादेश में कई मुकदमे चल रहे हैं और उसे उम्र कैद की सजा दी गई है। मौजूदा समय में वो लंदन में है। खालिदा जिया को शेख हसीना की दुश्मन नंबर 1 माना जाता है। बांग्लादेश से शेख हसीना के बेदखल होने के बाद खालिदा जिया आज जेल से रिहा कर दी गई। खालिदा जिया को वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई थी, तब से वो जेल में बंद थी।
अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। इन दो तस्वीरों में तख्ता पलट के पिछले 35 घंटों की पूरी कहानी छिपी हुई है। इसमें सत्ता का 360 डिग्री टर्न अराउंड है। 15 साल से बांग्लादेश में शासन कर रही शेख हसीना को 45 मिनट के भीतर आसमान से के रास्ते देश छोड़कर जाना पड़ा। दूसरी तरफ तख्ता पलट के करीब 25 घंटे बाद खालिदा जिया ने जेल से बाहर आकर खुला आसमान देखा है। खालिदा जिया को 2018 में, जिस वर्ष शेख हसीना सरकार ने जेल में कैद किया था, इसके बाद ही बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट की साजिश के बीज बो दिए गए थे। साजिश की मास्टरमाइंड पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI थी, नॉट अ सरप्राइज। और उसका मौरा बना खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान। अब देखिएगा, सऊदी में मुलाकात हुई, लंदन में मुलाकात हुई, पूरी कहानी आपके सामने आने वाली है। TV9 भारतवर्ष के पास बांग्लादेश में तख्ता पलट की ISI वाली साजिश की एक एक एक्सक्लूसिव डिटेल मौजूद है, जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट वाली पाकिस्तान प्रायोजित साजिश के 3 किरदार हैं। नंबर 1 पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, नंबर 2 खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, जिसने हाल ही में जो चुनाव हुए थे उससे बॉयकॉट कर दिया था, और खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान, जो BNP का कार्यकारी अध्यक्ष भी है। इंटरेस्टिंग बात है कि यह भी लंदन में है, और शेख हसीना की जो बहन अभी आई हैं, उनकी बेटी भी लंदन में है। इस साजिश का प्लॉट लंदन और सऊदी अरब में हुई 2 मीटिंग्स में तैयार किया गया। वर्ष 2018 में खालिदा जिया के जेल भेजे जाने के बाद BNP और ISI के बीच एक डील हुई। डील के तहत तारिक रहमान की ISI के साथ पहली मीटिंग जुलाई 2018 में लंदन में हुई, जहां तख्ता पलट की योजना बनाई गई। इसके बाद दूसरी मुलाकात सऊदी अरब में हुई, जहां तख्ता पलट वाली योजना को और आगे बढ़ाया गया। इसके बाद तारिक रहमान और ISI के अधिकारियों के बीच यूरोप के अलग अलग देशों में कई बार मुलाकातें हुई। ISI ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के ऑपरेशन की जिम्मेदारी सीनियर ऑपरेशन कमांडर जावेद मेहंदी को सौंपी थी। ISI ने ही प्लान को आगे बढ़ाते हुए तारिक रहमान और जमात इस्लामी के बीच गठबंधन कराया। जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग, जिसका नाम है इस्लामी छात्र शिविर, इस्लामी छात्र शिविर को ढाका यूनिवर्सिटी में फिर से खड़ा किया गया। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराए गए। बीते 6 वर्षों में ISI ने तारिक रहमान की मदद से कई $मिलियन जमाते इस्लामी स्टूडेंट विंग को दिए। इस्लामी छात्र शिविर, जिसका नाम है, ISI की फंडिंग की मदद से जमाते इस्लामी ने ढाका यूनिवर्सिटी के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपने कैडर तैयार किए। हैरानी की बात यह है कि इन सारी मीटिंग्स और ISI की मिली भगत की जानकारी बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी को पता थी, लेकिन फिर भी यह बात PM ऑफिस तक नहीं पहुंचाई गई। यानी बांग्लादेश के सरकारी तंत्र के कुछ अफसर भी ISI के लिए काम कर रहे थे। और इसके पीछे एक बड़ी कहानी आपको बताना जरूरी है। वो बड़ी कहानी यह है, ISI ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, फेक नाम रजिस्टर किए, फेक चेहरे दिखाए, और बेसिकली फेक अकाउंट्स के जरिए उन्होंने पेनिट्रेट करना शुरू किया बांग्लादेश के सिस्टम में, और वो पेनिट्रेट कर गए। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, विशेषज्ञों की राय है कि शेख हसीना जो थी वो सत्ता में इतना ज्यादा खो गई कि उनकी जमीन से जो टच था वो दूर होता जा रहा था। हाथों में सत्ता की चाबी आते देख BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान के लोगों से एकजुटता की अपील की है, तो जमात इस्लामी संगठन भी देश को आगे बढ़ाने के प्रवचन दे रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान प्रायोजित गतिविधियों पर भारत सरकार की लगातार नजर है। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश के मसले पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सूत्रों के अनुसार बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बांग्लादेश संकट के पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका से जुड़ा सवाल विदेश मंत्री से पूछा। राहुल गांधी के प्रश्न का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाहरी ताकत का हाथ होने की बात करना अभी जल्दबाजी है। हां, एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की है और हिंसा का समर्थन किया है। वो अधिकारी ढाका में ही था, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कूटनीति के मोर्चे पर सरकार अभी वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है, लेकिन पाकिस्तान की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त भारत के करीब 19 से 20 हजार लोग, या 18,000 या 19,000 एक वेग नंबर है जो इस वक्त बांग्लादेश में, इनमें से करीब 8 से 9,000 छात्र हैं। एज ऑफ नाउ वो सेफ हैं, ये जानकारी आ रही है। फिक्र में अब बात
उन 3 चेहरों की जिन्हें बांग्लादेश में तख्ता पलट की बड़ी वजह माना जा रहा है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश हसीना हटाओ का नारा दिया, और फिर बांग्लादेश में जो हुआ वो अपने आप में इतिहास है। ये शायद दुनिया में किसी भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब छात्रों का आंदोलन इतना उग्र हो गया, जिसने चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका। हालांकि आपको अच्छी तरीके से याद होगा 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हीं छात्रों का सहारा लेकर कहा था कि जो भी हाथ में आए वो लो और वहां की फौज को चुनौती दे दो। आपको बताते हैं कि वो 3 लोग कौन हैं इन छात्रों की अगर बात की जाए। इनमें सबसे पहला नाम नाहिद इस्लाम। ये बांग्लादेश में छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। इसकी हजारों की फॉलोइंग है। इसके एक इशारे पर ढाका में हजारों छात्र कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसने बांग्लादेश में तख्ता पलट में बड़ा रोल निभाया है। इसमें दूसरा नाम है आसिफ महमूद का। यह ढाका यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज स्टडीज का छात्र है। ये 2 महीने पहले ही आरक्षण के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का बड़ा हिस्सा बना। इसने पुलिस के कई टॉर्चर सहे लेकिन चुप नहीं बैठा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे तीसरा बड़ा चेहरा जो है वो है अबू बकर मजूमदार। ये ढाका यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी यानी भूगोल का छात्र है। ये सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करता है, लेकिन आरक्षण के खिलाफ इसने शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़ा स्टैंड लिया। इसने भी कई टॉर्चर सहे लेकिन शेख हसीना सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना बंद नहीं किया। शेख हसीना सरकार से जो एक सबसे बड़ी गलती हुई वो ये थी कि पुलिस ने स्टूडेंट्स के आंदोलन को निपटने के लिए बर्बरता का जो सहारा लिया उसने और चीजें खराब कर दी। खासकर तब जब इंटरनेट और बाकी सारी चीजें बंद कर दी गई थी, तब पुलिस ने और बर्बरता दिखाई, ऐसा वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। शेख हसीना सरकार गिरने के पीछे जमात इस्लामी की छात्र इकाई है। पिछले 2 वर्षों में बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में बड़े आंदोलन हुए। दर्जनों कॉलेज में इस्लामिक छात्र शिविर के कई काडर भर्ती हुए। यहीं से विश्वविद्यालयों के छात्रों को भड़काने का काम शुरू किया गया। 2 महीने से धरना प्रदर्शन करने वाले लोग इस्लामिक छात्र संगठन के ही थे। नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार इसी आंदोलन का चेहरा थे। इन छात्रों से, कई छात्रों से शेख हसीना ने मुलाकात भी की। जब उन्होंने कहा कि उनकी यह मांग है तो शेख हसीना ने कहा कि अगर हम रजाकार के लिए क्या हम रिजर्वेशन देंगे। रजाकार, आप इसको गूगल करिए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, और फिर कमेंट करिएगा कि रजाकार शब्द का इस्तेमाल कब हुआ था और ये जो शब्द है ये ऐसा क्यों हुआ कि इस शब्द ने वहां के बच्चों को, वहां के लोगों को भड़का दिया। आप गूगल करिएगा और कमेंट करिएगा हमारे जो ट्विटर हैंडल पे जहां पर इस शो को हम अपलोड कर रहे हैं। बांग्लादेश के तख्ता पलट पर भारत में भी हलचल तेज हो चुकी है। लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। सवाल है कि क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर भारत पहले से ही तैयार था? क्या बांग्लादेश से शेख हसीना के बेदखल होने का अंदाजा भारत को पहले ही हो गया था? और जब बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश हो रही थी तो भारत सरकार क्या कर रही थी? इन सवालों का जवाब देने से पहले आपको लेटेस्ट अभी जो एक खबर आ रही है वो बताते हैं। आपसे कुछ देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तीनों के बीच ये बैठक संसद में विदेश मंत्री के बयान देने के बाद हुई है। 35 मिनट तक चली इस मीटिंग में बांग्लादेश के ताजा हालात और सीमा की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है। TV9 भारतवर्ष के टॉप सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसमें भारत सरकार हिंसाग्रस्त बांग्लादेश पर काफी पहले से नजर रख रही है। इसे हम पिछले 32 घंटे की क्रोनोलॉजी से समझ सकते हैं। कल दोपहर जैसे ही ढाका में हालात बेकाबू हुए, विद्रोही प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ते हुए दिखे। शेख हसीना ने ढाका छोड़ने का प्लान बनाया। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना के ढाका छोड़ने का प्लान दिल्ली को पहले से पता था। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने को लेकर सरकार की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आर्मी और इंटेलिजेंस के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में शेख हसीना को बांग्लादेश से सुरक्षित निकालने पर चर्चा हुई। जैसे ही बांग्लादेश में हालात बेकाबू हुए, बीएसएफ और आर्मी को अलर्ट कर दिया गया। एयरफोर्स को शेख हसीना के प्लेन को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी दी गई। खुफिया एजेंसियों को ढाका में शेख हसीना को मदद पहुंचाने को कहा गया। बैठक के बाद शेख हसीना की टीम को भी भारत के फैसले की जानकारी दी गई। खतरे को देखते हुए शेख हसीना को तुरंत निकालने की सलाह दी गई। भारत के सारे रेडार एयर स्पेस को मॉनिटर करने लगे और दोपहर 3 बजे शेख हसीना का एयरक्राफ्ट भारतीय एयर स्पेस में लोकेट होते ही एयरफोर्स एक्टिव हो गई। बंगाल के हाशिमारा एयरबेस से 2 राफेल फाइटर जेट्स ने उनकी सुरक्षा के लिए उड़ान भरी। एकम्पनिंग फाइटर प्लेन्स थे वो।
भारतीय एयरफोर्स की देखरेख में दिल्ली से लगे गाजियाबाद के हिंडेन एयरबेस पर शाम 5:45 पर उनके जेट की लैंडिंग हुई। जहां वो करीब 32 घंटे से मौजूद हैं, वहां एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। डोभाल के साथ उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई। हिंडेन एयरबेस से निकलकर डोभाल सीसीएस की बैठक में पहुंचे और वहां पूरी ब्रीफिंग दी। इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद थे। दिन भर प्रधानमंत्री को बांग्लादेश से जुड़ी पल पल की जानकारी दी गई। इसके अलावा विदेश मंत्री से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी बातचीत हुई। बांग्लादेश में तख्ता पलट और आखिरी वक्त में शेख हसीना को ढाका से सेफ निकालने को लेकर यह क्रोनोलॉजी बताती है कि भारत सरकार का प्लान पहले से तैयार था। बैक चैनल से उनकी जान बचाने में भारत की अहम भूमिका अहम है। विदेशी मोर्चों पर एक तरफ बांग्लादेश की आर्मी को भरोसे में लेकर भारत एक बड़ी साजिश से शेख हसीना को बचा रहा था, जबकि दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय, पीएम नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी को पूरी जानकारी भी दे रहे। क्रम में बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें वहां की हर आधिकारिक जानकारी सभी दलों को दी गई है। इस बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के दूसरे नेता भी शामिल थे। सबके सवालों के जवाब दिए गए हैं। विपक्ष ने सरकार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है। इस मीटिंग के बाद आज ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में भी बयान दिया। उन्होंने बताया कि विद्रोही प्रदर्शनकारियों का क्या एजेंडा था और शेख हसीना ने जब भारत से मदद मांगी तो सरकार ने कैसे उनकी मदद की। एक बार विदेश मंत्री का बयान सुनिए, फिर आपको यह बताते हैं कि बांग्लादेश में कितने भारतीय फंसे हैं। Violence and instability. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh. But will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. शेख हसीना के लिए कहा जा रहा है कि वो यूके जा सकती हैं। वैसे वो भारत में रहना चाहती हैं या नहीं, ये फैसला सरकार ने शेख हसीना पर छोड़ दिया है। साथ ही उनको हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। शेख हसीना सरकार का झुकाव भारत की तरफ था। दोनों देशों के रिश्ते बहुत ही दोस्ताना थे, लेकिन तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का झुकाव किस तरफ होगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए भारत की चिंताओं को 5 पॉइंट्स में हम आपको समझाते हैं। सबसे बड़ी चिंता भारत की है सीमा की सुरक्षा को लेकर। कई जगह सीमा खुली है, जिससे अस्थिर पड़ोसी देश से घुसपैठ का डर है। बांग्लादेश में करीब 7% हिंदू आबादी है, जिनके कट्टरपंथियों के टारगेट पर आने का डर है। अंतरिम सरकार में पाकिस्तान परस्त जमात इस्लामी की एंट्री हो रही है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान की समर्थक विपक्षी नेता खालिदा जिया रिहा हो चुकी हैं, जिसका असर भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर पड़ना तय है। भारत बांग्लादेश में प्याज समेत खाने पीने की जरूरी वस्तुओं के साथ बिजली, कृषि, औद्योगिक उपकरण, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद अब इस निर्यात बाजार पर असर पड़ेगा। दोनों ही देशों के बीच करीब 12.9 अरब डॉलर का कारोबार होता है। अच्छे रिश्ते की वजह से पिछले कुछ सालों में कई बड़ी भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश में खूब निवेश किया है। वहां पावर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टरों में भारत का निवेश है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ऐसे में निवेश की सुरक्षा को लेकर भी सवाल पैदा होने लगा। मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा चिंता बॉर्डर को लेकर है। बड़ा खतरा घुसपैठ का है। बीएसएफ के नए डीजी दलजीत सिंह चौधरी बंगाल में डटे हुए हैं। वो आज उत्तर 24 परगना में पेथरापोल सीमा के पास पहुंचे। ये दोनों देशों की वो सीमा है जहां बांग्लादेश से लोग भारत में प्रवेश करते हैं। उनको भी इस गंभीर स्थिति का अंदाजा है। बॉर्डर पर दस्तावेजों की कड़ी छानबीन के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन घुसपैठ के डर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंसा के बीच शेरपुर जेल तोड़कर 518 खतरनाक कैदी फरार हो गए। इनमें 20 जमात उल मुजाहिदीन के आतंकी बताए जा रहे हैं जो हथियार लेकर भागे हैं। एक्सक्यूज मी। सोचिए अगर ये खूंखार आतंकी घुसपैठ कर गए तो क्या होगा।
पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ करा नहीं पा रहा है तो उसकी नजर इस बॉर्डर पर हो सकती है, लेकिन बीएसएफ ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। बांग्लादेश के साथ भारत हजारों किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। भारत बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर है। यह बॉर्डर भारत के 5 राज्यों बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा 2216 किलोमीटर की सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। दूसरा नंबर त्रिपुरा का है जो 856 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा मेघालय 443 किलोमीटर, मिजोरम 318 किलोमीटर और असम 263 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ज्यादातर जगहों पर फेंसिंग हो चुकी है, लेकिन अब भी कई पॉइंट्स खुले हैं। इन्हीं जगहों से आतंकी गतिविधियों की या घुसपैठ की, अवैध तस्करी समेत तमाम तरह के खतरे बढ़ गए।